हाय एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। रैपिड रिवीजन में आपका स्वागत है। और आपको पता होगा कि इससे पहले का जो सेशन हुआ था हमारा, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट पर हुआ था। उस पर हमने मैक्सिमम कॉन्सेप्चुअल रिवीजन पूरा कर लिया था, डिटेल रिवीजन किया था हमने पूरा। दिस इज द पार्ट 2 एंड द लास्ट पार्ट, ठीक है। और इस पार्ट में मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का बचा हुआ डिस्कशन करने वाला हूं। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था, हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट्स देखे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, फॉर्मेट्स में क्या क्या आता है, ठीक है। ये फॉर्मेट देखा हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का। इनडायरेक्ट मेथड का भी हमने डिस्कस किया, डायरेक्ट मेथड को भी डिस्कस किया। इनडायरेक्ट मेथड में कौन सी चीजें कैसे कैसे आती हैं, स्टार्ट पॉइंट कैसे करते हैं, वो सब हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे यहां पर इस सेशन के अंदर एक तो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स की, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स की बात करेंगे और उसके बाद मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अगर इस वीडियो को आप लाइक करते हो और कैश फ्लो का क्वेश्चन तो पक्का पक्का आएगा, तो बस ऊपर वाले इन बच्चों को पूरे पूरे 7 मार्क्स जरूर देना। चलो मैंने बोल दिया है, डील हो चुकी है, बस आपको वीडियो को लाइक करना है। चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट को अगर हमें थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल तक लेके जाना है, या कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार इंस्टीट्यूट हो सकता है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछ ले, तो अब ये वाला पार्ट बिल्कुल मिस मत करना। बिकॉज इस पार्ट में मैं वो सारे एडजस्टमेंट्स डिस्कस करूंगा जिनमें प्रॉब्लम होती है सभी स्टूडेंट्स को। सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड। डिविडेंड का बहुत क्लियर कट सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि इस तरीके से जो बैलेंस शीट दी होगी, उस बैलेंस शीट के अंदर अगर आपको ऐसा डिविडेंड पेबल दिखाई दे, अगर आपको ऐसा डिविडेंड पेबल दिखाई दे जिसमें क्लोजिंग बैलेंस का भी अमाउंट होगा, ओपनिंग बैलेंस का भी अमाउंट होगा, तो आपको क्या मानना है? ओपनिंग बैलेंस का अमाउंट मतलब वो लास्ट ईयर में पेबल था, तो करंट ईयर में पे हो गया होगा। तो अगर वो करंट ईयर में पे हुआ होगा, तो वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक्चुअली कैश आउटफ्लो माना जाएगा और माइनस करेंगे। और क्लोजिंग बैलेंस जो आपको अभी दिखेगा ये वाला, तो आपको ये मानना है कि ये क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब ये करंट ईयर का स्टिल पेबल है, तो ये तो नॉन कैश हुआ। हां नॉन कैश हुआ, पर क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस है तो इसकी एंट्री भी हुई होगी। अगर इसकी एंट्री हुई होगी तो पी एंड एल के थ्रू एंट्री हुई होगी। पी एंड एल के थ्रू एंट्री क्या हुई होगी? पी एंड एल डेबिट टू डिविडेंड पेबल। और ये डिविडेंड पेबल किस टाइम पे आता है आप ये भी देख लीजिए। आपको मैंने पिछले पार्ट में ये भी बताया था कि आपका स्टार्ट पॉइंट हमेशा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से होना चाहिए। नहीं मिल रहा तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से स्टार्ट करके टैक्स प्रोविजन ऐड बैक कर लो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा। दोनों चीजें नहीं मिल रही तो क्लोजिंग पी एंड एल बैलेंस माइनस ओपनिंग पी एंड एल बैलेंस करोगे, तो वहां से भी आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंच सकते हो। कैसे? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके फिर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऐड कर देना और डिविडेंड डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर ऐड कर देना। मतलब डिविडेंड का आइटम यहां पर आ रहा है, तो यस हम यहां पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए डिविडेंड पेबल जो करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है उसको ऐड कर देंगे रिटेन्ड अर्निंग में से। अगर स्टार्ट पॉइंट आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं मिल रहा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी नहीं मिल रहा है, और आपको क्लोजिंग पीएनएल माइनस ओपनिंग पीएनएल मतलब इस रूट से जाना पड़ता है, तो आपको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डिविडेंड पेबल आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। मुझे बताओ ये वाली बात कितने बच्चों को समझ में आई? टेल मी, ये बात कितने बच्चों को समझ में आई? जल्दी मुझे बताइए, जल्दी मुझे रिप्लाई करके बताइए कि ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ डिविडेंड, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डिविडेंड जो है वो करंट ईयर में पे हुआ होगा तो कैश आउटफ्लो है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डिविडेंड करंट ईयर में पे नहीं हुआ होगा, पर करंट ईयर में हमने इसकी एंट्री कर ली होगी, तभी तो बैलेंस शीट में दिख रहा है। किसी भी आइटम को अगर आप बैलेंस शीट में देख पा रहे हो तो इसकी एंट्री हुई होगी, एंट्री हुई होगी ये पी एंड एल के थ्रू। तो पी एंड एल के थ्रू एंट्री हुई होगी तो आपको वो रिटेन्ड अर्निंग में से प्लस करना पड़ेगा। सर इफ वी स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ओनली,
तो हमें प्लस करने की जरूरत नहीं है ना, नहीं। इफ वी स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओनली, तो प्लस करने की जरूरत नहीं है ना, नहीं। इफ वी स्टार्ट विथ रिटेन्ड अर्निंग टू गेट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो हमें एड बैक करने की जरूरत है, चाहे फिर वो इक्विटी डिविडेंड हो, प्रेफरेंस डिविडेंड हो, इंटरिम डिविडेंड हो। आई होप आपको ये पोर्शन समझ में आ गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट डिविडेंड। नाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, पहले क्या करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को पहले आप एलिमिनेट करते हो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आपके पीएनएल में ही अगर होंगे तो पहले आप हटा के उसको सबसे लास्ट में नीचे दिखाते हो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो कौन कौन से एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स होंगे, पहचानेंगे कैसे, तो सुन लीजिए। इनकम फ्रॉम लॉ सूट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होगा। कॉम्पनसेशन पेनल्टी पेड अगेंस्ट द सेटलमेंट ऑफ लॉ सूट। अब दोनों में लॉ सूट में क्या है, इनकम फ्रॉम लॉ सूट मतलब मैंने किसी के ऊपर केस फाइल किया फॉर द कॉम्पनसेशन, मुझे इनकम हुई, मुझे कॉम्पनसेशन मिला। किसी ने मेरे ऊपर केस फाइल किया, मुझे पेनल्टी पे करना पड़ा, कॉम्पनसेशन पे करना पड़ा। दोनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वीआरएस एक्सपेंडिचर, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, वीआरएस एक्सपेंडिचर जो आप अपने इंप्लॉय को पे कर रहे हो, ये भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होगा। इंश्योरेंस क्लेम ड्यू टू लॉस ऑफ स्टॉक, स्टॉक के ऊपर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो आपको ये इनकम है पर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर की है। पर यहीं पर अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम ड्यू टू द लॉस ऑफ पीपीई अगर हो रहा है, अगर पीपीई के नुकसान पर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होगा। तो कुल मिला के ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का नाम याद रखिएगा, आपको जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, दो बातें डन। पहली चीज हमने डिविडेंड के बारे में डिस्कस की, पहली चीज हमने डिविडेंड के बारे में डिस्कस की। दूसरी चीज हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी चीज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अब इंटरेस्ट मिल भी सकता है, इंटरेस्ट पे भी कर सकते हैं, डिविडेंड मिल भी सकता है, डिविडेंड पे भी कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट डिविडेंड का नेचर क्या होता है, क्या जो एंटिटी कैश फ्लो बना रही है, क्या उसका बिजनेस फाइनेंशियल नेचर का है, क्या वो फाइनेंशियल एंटिटी है जैसे बैंक, एनबीएफसी, या फिर वो नॉन फाइनेंशियल एंटिटी है। अगर वो फाइनेंशियल एंटिटी है तो चीजें अलग होंगी, अगर वो नॉन फाइनेंशियल एंटिटी है तो चीजें अलग होगी। डिविडेंड इंटरेस्ट अगर इनकम है, रिसीव्ड करके है, रिसीव्ड है, तो नॉन फाइनेंशियल एंटिटी में तो आपको पता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। पर अगर वो फाइनेंशियल एंटिटी होगी, बैंकिंग कंपनी अगर डिविडेंड रिसीव करेगी, एनबीएफसी कंपनी अगर डिविडेंड रिसीव करेगी, तो वो एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माना जाएगा। किस में माना जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्यों सर, क्योंकि एक फाइनेंशियल एंटिटी ऐसे इन्वेस्टमेंट्स रेगुलरली करती रहती है ताकि वो हायर इंटरेस्ट, हायर डिविडेंड इनकम कमाए, और फिर वो अपने लोन कस्टमर्स को, सेविंग अकाउंट कस्टमर्स को, करंट अकाउंट कस्टमर्स को फिर वो इंटरेस्ट बांटे। ठीक है, तो डिविडेंड इंटरेस्ट इनकम फाइनेंशियल एंटिटी के लिए ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट का पेमेंट, अगर वो फाइनेंशियल एंटिटी है तो इंटरेस्ट के पेमेंट को वो ऑपरेटिंग नेचर का मानेगी। इफ पेड ऑन द पब्लिक डिपॉजिट्स, अगर वो इंटरेस्ट का पेमेंट पब्लिक डिपॉजिट्स के ऊपर पे कर रही है, जैसे वही सेविंग अकाउंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स, तो ये पब्लिक डिपॉजिट होते हैं। तो अगर एक फाइनेंशियल एंटिटी अगर पब्लिक डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रही है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी माना जाएगा, बिकॉज उसका ये रेगुलर बिजनेस एक्सपेंस है। बट नॉन फाइनेंशियल एंटिटी के लिए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा, क्योंकि उसके लिए वो बोरोइंग है। पर अगर फाइनेंशियल एंटिटी भी खुद एक बोरोइंग करती है, किसी दूसरी बैंक से, आरबीआई से, किसी बड़ी कंपनी से बोरोइंग करती है, तो फिर अगर वो इंटरेस्ट पेमेंट करती है बोरोइंग के ऊपर, पब्लिक डिपॉजिट्स के ऊपर नहीं, तो वो भी उसको फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी मानेगी। तो सर हमें क्या मानना है, देखो अगर वो सिंपल बोल रहा है कि फाइनेंसिंग एंटिटी है, फाइनेंशियल एंटिटी है, और वो इंटरेस्ट पे कर रही है, तो मान लेना कि उसने पब्लिक डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट पे किया होगा। डिविडेंड का पेमेंट दोनों केसेस में फाइनेंसिंग एक्टिविटी माना जाएगा, चाहे ये वाली एंटिटी हो चाहे नॉन फाइनेंशियल एंटिटी हो। रीजन, दोनों एंटिटीज डिविडेंड पे किसको करेंगी, अपने अपने शेयर होल्डर्स को, और शेयर होल्डर्स को करेंगी मतलब उन्होंने कैपिटल रेज किया होगा, तो डेफिनेटली कैपिटल रेज करना तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है दोनों के केस में। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो यहां हमने देखा कि भाई डिविडेंड अगर हम पे कर रहे हैं
तो क्या होगा, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिया है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का क्या होगा, इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम एक्सपेंसेस का क्या होगा, ठीक है। नाउ द फोर्थ एडजस्टमेंट, फोर्थ एडजस्टमेंट थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने लायक है, आपको इस पे कंसंट्रेशन करना है। फोर्थ वाले एडजस्टमेंट में आपको कंसंट्रेशन करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फोर्थ एडजस्टमेंट अच्छे से कंसंट्रेट करिएगा। उसके पहले आपको इतना पता होगा, अगर मैं आपको बोलूं डेटर्स ओपनिंग क्लोजिंग, डेटर्स ओपनिंग कितने हैं, फॉर एग्जाम्पल 150, डेटर्स क्लोजिंग कितने हैं, फॉर एग्जाम्पल 270। तो डेटर्स वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में आएगा, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में आएगा। तो क्या करोगे, करंट असेट बढ़ रहा है, क्या माना जाएगा, इंक्रीज इन करंट असेट। बढ़ रहा है कितना, 150 माइनस 270 मतलब 120। 120 क्या करेंगे, लेस। यही होता है, बोलिए यही करते हो। क्रेडिटर्स में भी ऐसा ही कुछ करते हैं, मतलब आपने ओपनिंग और क्लोजिंग में चेंजेस कर लिए, डन। जब आप ऐसे करते हो ना, पता है ऐसा क्यों होता है, 2 मिनट अब सुन ही लो, 2 मिनट अब अच्छे से सुन लो। ऐसा इसीलिए होता है कि इमेजिन अ डेटर अकाउंट, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ध्यान से सुनिएगा, मिनटों में समझ में आ जाएगा हम ऐसा क्यों करते हैं। आप डेटर अकाउंट देख लो, वही ओपनिंग बैलेंस मैं 150 यहां दिखा रहा हूं और क्लोजिंग बैलेंस 270 यहां दिखा रहा हूं। मान लेते हैं आपकी क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल है 6 लाख रुपीस, और मान लेते हैं इसमें सिर्फ 4 आइटम आ रहे हैं, ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिट सेल और सिर्फ कलेक्शन। मेरी इस बात को वापस से सुनिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं। मान लेते हैं कि डेटर अकाउंट में सिर्फ 4 आइटम आ रहे हैं, मतलब कोई बैड डेट नहीं है, कोई डिस्काउंट्स वगैरह नहीं है, कुछ और नहीं है, सिर्फ इतना है। तो कलेक्शन कितना होगा आप मुझे बताइए, बैलेंसिंग फिगर कलेक्शन कितना होगा, 150 प्लस 6 लाख माइनस 270, कलेक्शन होगा 480 का, ठीक है। अब पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये 120 का मैंने इफेक्ट माइनस क्यों किया, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट क्यों हुआ। समझो, जब आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हो और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करते हो, आपको क्या लगता है ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहां से आया होगा, सर ये हमारा पी एंड एल अकाउंट से आया होगा। पी एंड एल अकाउंट से अगर आया होगा तो पी एंड एल अकाउंट में आपने सेल ये 6 लाख रुपीस की डाली होगी, ये क्रेडिट सेल 6 लाख रुपीस की डाली होगी। आपने पी एंड एल अकाउंट में कलेक्शन थोड़ी डाला होगा, ये कलेक्शन क्या आपके पी एंड एल में आता है, नहीं, आपके पी एंड एल में क्रेडिट सेल आता है। तो आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पी एंड एल से लिया होगा और उसके अंदर आपने ये सेल डाल दी होगी। पर यार ये तो नॉन कैश है, ये तो नॉन कैश है, हां, अगर ये नॉन कैश है तो ये तो यहां पर आनी नहीं चाहिए। तो मुझे बताइए, ये अगर नहीं आनी चाहिए और ये इनकम है तो ये मुझे यहां से माइनस करनी चाहिए, क्रेडिट सेल 6 लाख रुपीस में माइनस करना चाहिए, और 480 जो कि पीएनएल में नहीं आया पर कैश फ्लो में आना चाहिए क्योंकि मेरा ये ऑपरेटिंग नेचर का रिसीट है, तो ये मुझे यहां ऐड करना चाहिए कलेक्शन। 480 मुझे कलेक्शन यहां पर ऐड करना चाहिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि मुझे यह करना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का नेट इफेक्ट 120 आ रहा है, इन दोनों का नेट इफेक्ट 120 आ रहा है। नेट नेट जो 120 है वो माइनस ही हो रहा है, जो कि हमने ये किया। तो सर हम इतना तामझाम ये क्यों कर रहे हैं, डायरेक्टली ये क्यों नहीं कर सकते? रीजन, क्वेश्चंस के अंदर आपको क्रेडिट सेल, क्वेश्चंस के अंदर आपको क्रेडिट सेल दिया ही नहीं होता।
आपको कलेक्शंस पता ही नहीं होता, आपको क्रेडिट सेल का फिगर दिया ही नहीं होता, आपको कलेक्शन का फिगर पता ही नहीं होता, तो अब आप क्या करोगे? आपको जब क्रेडिट सेल और कलेक्शन का फिगर ही नहीं पता, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? ऑफ कोर्स आप ये कर ही नहीं सकते, फिर आपको जुगाड़ लगानी पड़ती है। और जुगाड़ में आप पता है क्या अज्यूम करते हो? कि भाई मान लेते हैं कि इस अकाउंट के अंदर सिर्फ 4 आइटम आए होंगे, जिनमें से मुझे कलेक्शन क्रेडिटर नहीं पता, क्रेडिट सेल नहीं पता, तो भी क्या हुआ? ओपनिंग क्लोजिंग का इफेक्ट भी कहीं ना कहीं वही होगा। बस दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। यहां तक अगर समझ गए हो, तो जो मैं अगली बात आपके साथ करने वाला हूं इससे जुड़ी हुई, वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सुनना पड़ेगा। यहां तक अगर समझ चुके हो तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? तो सर हम वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट इसलिए करते हैं बिकॉज हमें क्रेडिट सेल और कलेक्शन के बारे में पता नहीं है, हमें क्रेडिट सेल और कलेक्शन के बारे में पता नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि भाई पूरे साल भर में कोई बैड डेट डिस्काउंट नहीं हुआ होगा, तो बस ओपनिंग क्लोजिंग का इफेक्ट ही क्रेडिट सेल और कलेक्शन का नेट इफेक्ट होगा। कितनी मजे वाली बात समझ में आई? ठीक है, नाउ ये पूरा अजम्पशन किसके ऊपर टिका है? कि मान लेते हैं डेटर अकाउंट में सिर्फ 4 आइटम आते हैं, ओपनिंग, क्रेडिट सेल, कलेक्शन एंड क्लोजिंग। सोचो अगर बैड डेट आ गया तो, डिस्काउंट आ गया तो, कुछ और आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ओपनिंग है 150, क्लोजिंग है 270, बैड डेट्स हैं 5000, क्रेडिट सेल है 6 लाख, बताइए कलेक्शन कितना होगा? 475। बैड डेट है 6 लाख, कलेक्शन है 475। बैड डेट आपका पी एंड एल में गया होगा, और ये आपका नॉन कैश है, ये आपका नॉन कैश है। ठीक है, ये भी आपका पी एंड एल में गया होगा, और ये भी नॉन कैश है। ये पी एंड एल में नहीं गया होगा, बट कैश आइटम है, कैश आइटम है, कैश आइटम है। तो इमेजिन करो अगर मैं नेट प्रॉफिट, अगर मैं नेट प्रॉफिट, मेरे को तो देखो अल्टीमेटली इतना है कि मुझे कलेक्शन दिखाना है 475 का, मुझे कलेक्शन दिखाना है 475 का। समझे क्या मेरी बात? मुझे 475 का कलेक्शन दिखाना है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहां पर दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहां पर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स? कुछ भी फिगर दिया हुआ है, मान लो जो भी है। अब आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया, अब इसमें आप ऐड बैक करते हो नॉन कैश आइटम्स। मान लो मैंने यहां पर बैड डेट्स कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है, मान लो बैड डेट्स, ये नॉन कैश आइटम कर दिया, ये मैंने ऐड बैक कर दिया नॉन कैश आइटम। ठीक है, और क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल मैंने ये ऐड बैक कर दिया, लेस कर दिया, सॉरी, ये ऐड किया, ये लेस किया, ये लेस किया, और इसके अलावा मैंने अलग से ऐड किया कैश कलेक्शन, कैश कलेक्शन 475, कैश कलेक्शन 475। तो आप देखिए आप ओवरऑल इफेक्ट किस चीज का दे रहे हो, आप ध्यान से देखिए आप ओवरऑल इफेक्ट किस चीज का दे रहे हो।
आप ओवरऑल इफेक्ट किस चीज का दे रहे हो? देखिए, आप बैड डेट को ऐड कर रहे हो, आप क्रेडिट सेल को लेस कर रहे हो, तो 5000 माइनस 6 लाख प्लस 475। ठीक है, आप ओवरऑल इफेक्ट 120 का दे रहे हो, आप ओवरऑल इफेक्ट 120 का दे रहे हो। अब आप यहां पर भी करके देखिए, 150 और 270, ये आपका 120 का इफेक्ट हो रहा है। कुछ आई मेरी बात समझ में? आपका ये भी इफेक्ट 120 का हो रहा है। सो व्हाट डिड आई मीन? आई जस्ट मेंट कि कुछ भी कर लो, आपको ओपनिंग और क्लोजिंग का इफेक्ट देना पड़ेगा, जिससे आपके सारे चीजों का इफेक्ट अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। आपकी सभी चीजों का इफेक्ट कहीं ना कहीं अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हैव यू गाइज अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? हैव यू गाइज अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं वापस उस पॉइंट पे जाऊं, अब मैं ऊपर जा रहा हूं, तो इसका मतलब अगर मान लो आपका बैड डेट है, डिस्काउंट अलाउड है, क्रेडिटर के केस में डिस्काउंट रिसीव्ड है, फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉसेस हैं, तो इनका इंपैक्ट आ सकता है। बस आपको ध्यान रखना है, ओपनिंग क्लोजिंग में थोड़ा सा ठीक करके चलिएगा। ओपनिंग क्लोजिंग में आप थोड़ा सा उसको ठीक करके चलिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बोलो बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको कैसे ठीक करके चलोगे? तो अब देखो, यहां पर मैं आपको बोलूं कि ऐसा करो। अब आपको क्वेश्चन में क्रेडिट सेल तो दिया नहीं है, क्रेडिट सेल तो दिया नहीं है, क्वेश्चन में कलेक्शन तो दिया नहीं है। हां, तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? क्रेडिट सेल और कलेक्शन तो दिया नहीं है, ठीक है ना? तो क्या करोगे? तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे केस में व्हाट विल यू डू? आप यहां पर जब वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करोगे, जब आप वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करोगे, तो आप ध्यान रखिएगा उसमें बैड डेट्स का इफेक्ट आपका दिया रहेगा, तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है? डन? क्लियर हुआ? कायदे से मुझे इस एग्जांपल में पता है क्या करना चाहिए था? ओपनिंग, क्रेडिट सेल, बैड डेट, कलेक्शन। कलेक्शन को चलो मैं ऐसा करता हूं, आपको मैं इसको कलेक्शन को यहां पर कर देता हूं, वही 480। अब क्लोजिंग बैलेंस देखो कितना हो गया, 150। ये आपका ये आपका 6 लाख, ठीक है, और 150 6 लाख माइनस 5 माइनस 480, ये हो गया 265। ये हो गया 265, 265। इसको अब देखो, अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब आप ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 1, मुझे क्रेडिट सेल और कलेक्शन पता है, मुझे क्रेडिट सेल और कलेक्शन पता है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो भी आया, सबसे पहले बैड डेट ऐड कर दिया, नॉन कैश है, क्रेडिट सेल ऐड कर दिया, सॉरी लेस कर दिया, और कलेक्शन ऐड कर दिया, कलेक्शन ऐड कर दिया। इंपैक्ट क्या आया? 5000 माइनस 6 लाख प्लस 480, 5000 माइनस 6 लाख प्लस 480, ये आ गया 115, ये आ गया 115। ऑप्शन 2 मैं यहां पर क्या करूंगा? सीधा अगर मैंने वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट कर दिया, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट कर दिया, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग कितना है? 265, क्लोजिंग 265 माइनस, आपको दिख रहा है ना, 265, 265 माइनस 150, 115, 115।
ठीक है, -115 कितना आ गया नेट, सॉरी 115 नहीं 150, 150 265 माइनस 150, ये आ गया वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट 115 यहां पर, ठीक है, ये 115 यहां पर आ गया। अब आप सच्ची मुच्ची का कलेक्शन देखो, 6 लाख में से आपको लॉजिकली कलेक्शन हुआ है 480 का, 6 लाख में से आपको 480 का कलेक्शन हुआ है, ठीक है, और 5000 आपको कलेक्ट नहीं हुआ है, तो उसका इफेक्ट आपका सही है यहां पर। डन, तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज का। चलो आगे बढ़ते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि अगर अदर देन कोई स्टडी डाउट हो ना तो लाइव क्लास में मत पूछिया करिए कि सर इसका क्या करूं, आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर दीजिए। आपको व्हाट्सएप पे यहां पर मैंने मैसेज डाल, यहां पर मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप मुझे मैसेज डाल दीजिए प्लीज। वो क्या रिदम बेटा खराब होता है। चलिए अब कुछ कुछ छोटी छोटी बातें प्लीज देख लीजिए, कुछ छोटी छोटी बातें देख लीजिए। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट में मार्केटेबल सिक्योरिटीज आती है क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज अपने आप में इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन ट्रीट नेट प्रॉफिट एज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मान लो आपको उन्होंने बोला है नेट प्रॉफिट दिया है, तो कौन सा नेट प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है कि आफ्टर टैक्स दिया है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं मानेंगे, आफ्टर टैक्स मानेंगे। जैसे अगर मुझे कोई क्वेश्चन मिल जाए, मैं अगर आपको दिखाऊं नेट प्रॉफिट, अगर वो बोल रहा है नेट प्रॉफिट, ये देखिए, ये देखिए इस क्वेश्चन में सिंपल नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, तो मैं मानूंगा कि वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ठीक है, वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। फिर प्रीवियस ईयर डिविडेंड बैलेंस इन बैलेंस शीट अज्यूम पेड इन करंट ईयर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी अभी डिस्कस किया। करंट ईयर डिविडेंड बैलेंस इन बैलेंस शीट अज्यूम इट इज अ प्रोविजन क्रिएटेड इन करंट ईयर, करंट ईयर में हमने प्रोविजन क्रिएट किया होगा और वो नॉन कैश आइटम है, तो हम उसको एड बैक करेंगे रिटेन्ड अर्निंग में, रिटेन्ड अर्निंग में हम एड बैक करेंगे, ठीक है, ओके। ऑन सेल ऑफ एनी एसेट और पीपी, on sale of any asset or PP, if gain or loss arise, then it needs to be eliminated from the operating activity since it is non operating item। अब आप asset बेच रहे हो तो आपको कोई गेन लॉस हुआ तो गेन लॉस आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, गेन लॉस आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, हमने ये डिस्कस कर लिया था, सिर्फ आपका एक रिवीजन का रिवीजन चल रहा है। गेन लॉस ऑन सेल ऑफ एनी asset or PP if gain loss is transferred to capital reserve। हाँ, अगर गेन लॉस उन्होंने डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व में डाल दिया, पीएनएल में नहीं डाला, फिर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो, आफ्टर टैक्स हो, रिटेन्ड अर्निंग हो, आपको कहीं पे भी वो गेन लॉस का इंपैक्ट नहीं डालना है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने असेट बेचा है तो उन्होंने एंट्री क्या की होगी, असेट बेचकर एंट्री क्या की होगी, एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट टू कैपिटल रिजर्व। उन्होंने अगर असेट सेल करके एंट्री कर दी कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व पीएनएल में जाता है क्या? नहीं, पीएनएल में नहीं जाता है, तो ऐसे केस में आप गेन और लॉस को ऐड बैक लेस बैक मत करना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है, डन, क्लियर हुआ? चलिए, इफ ये इंपॉर्टेंट था, इफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज गिवन इन द क्वेश्चन वी शैल ऑलवेज कंसीडर सच इंटरेस्ट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। डिवेंचर के बगल में परसेंटेज दिया है इंटरेस्ट का, तो भाई आप वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके ऐड बैक कर देना इनडायरेक्ट मेथड में, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके लेस कर देना। अगर डिवेंचर का परसेंटेज दिया है तो इंटरेस्ट की वर्किंग आपको करनी है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊं क्वेश्चन नंबर 308, ये देखिए, यहां डिवेंचर का परसेंटेज 9% दिया है, पर अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो पहला पॉइंट फिक्स असेट्स के ऊपर है, दूसरा पॉइंट फिक्स असेट के राइट ऑफ के ऊपर है, तीसरा डेप्रिसिएशन के ऊपर है, चौथा इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, पांचवा डिबेंचर प्रेफरेंस के रिडम्पशन के ऊपर है, और नेक्स्ट पॉइंट इन्वेंट्री के ऊपर है। मतलब कहीं पे भी इंटरेस्ट की बात नहीं की हुई। देन टू आपको इंटरेस्ट की वर्किंग करनी पड़ेगी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एड बैक एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस एज अ कैश आउटफ्लो, ठीक है। Dividend percentage of preference share is given in the question, but question doesn't mention any payment of preference dividend, then we shall ignore the preference dividend। ये बहुत एक क्या बोलेंगे, कंफ्यूजिंग पॉइंट है,
और पूरी तरीके से इस पे क्लैरिटी इंस्टीट्यूट ने भी नहीं दी है, पर जितने भी क्वेश्चंस मैंने देखे उसके हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर जैसे डिबेंचर में अभी आपने क्या दिया, डिबेंचर का परसेंटेज दिया है तो इंटरेस्ट की वर्किंग करोगे, पर अगर प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर परसेंटेज दिया है और उन्होंने कुछ भी डिविडेंड की बात नहीं की है, आप इग्नोर कर देना, आप उसको इग्नोर कर देना। ये बात आपको अगर समझ में आई तो प्लीज मुझे चैट पे बताइए। प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड is always deducted from the cost of investment, should not be treated as income। हाँ, अब अगर आपको मान लो डिविडेंड रिसीव हुआ है और वो साफ साफ बोल रहा है कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का हिस्सा होता है और वो आपके इन्वेस्टमेंट में माइनस होता है। कैसे आपको दिया रहेगा सुन लीजिए, ये एडजस्टमेंट हो सकता है बहुत सारे बच्चे भूल गए हों, तो ध्यान से सुन लीजिए। ये बोलेगा प्री एक्विजिशन dividend received and deducted from investment 5000। इसके अलावा वो आपको इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग ओपनिंग देगा, आपको क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट देगा 150 और ओपनिंग इन्वेस्टमेंट देगा 90। आपको इन्वेस्टमेंट को देखकर लगेगा 90 से 150 हो गए, अच्छा इन्वेस्टमेंट खरीदे होंगे, कितने के खरीदे होंगे, इमेजिन करो कितने खरीदे होंगे सर, 60,000 के। नहीं, आप अगर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओगे तो ओपनिंग 90, क्लोजिंग 150 और प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो कि क्रेडिट में आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट से माइनस होना चाहिए, ये प्री डिविडेंड 5। तो लॉजिकली 150 और 5 माइनस 90, 65,000 के इन्वेस्टमेंट परचेज किए होंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। आई मेरी बात समझ में? तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप बताओगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 65,000 और रिसीट ऑफ डिविडेंड, भले फिर वो प्री हो चाहे पोस्ट हो, 5,000। नेट इफेक्ट 60 आ रहा है, बट आपको अलग अलग ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड इज ट्रीटेड एज इनकम अंडर P&L, हेंस इट शुड बी डिडक्टेड अंडर द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ, अब अगर मान लो मैं इसमें चेंजेस कर लूं, मान लो मैं इसमें बोलूं प्री एक्विजिशन डिविडेंड डिडक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट लिखा है ना, मान लो मैं बोलूं रॉन्गली क्रेडिटेड टू P&L, P&L में गलती से डाल दिया, P&L में इनकम डाल दिया, कोई बात नहीं, रॉन्गली किया ना, करेक्ट क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट से लेस होना चाहिए, तो ये यहीं पर आएगा 65 और 5 आएगा। पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि ये आपका स्टार्ट पॉइंट होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें आप माइनस कर दोगे प्री डिविडेंड, 5,000 माइनस कर दोगे, क्योंकि आपने गलती से उसको P&L में डाल दिया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो नहीं आएगा। बोलो बेटा, क्लियर हुआ? ठीक है, चलो उसके बाद रिटायरमेंट, रिटायरमेंट क्या है, रिटायरमेंट ग्रेचुटी, रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड इज लाइबिलिटी। रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड को गलत मत समझना, वो रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं होता। रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड अगर बैलेंस शीट में दिया है तो वो नॉर्मल लाइबिलिटी होगी, जैसे लाइबिलिटी का नॉर्मल ट्रीटमेंट करते हैं वैसा करेंगे। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड अबाउट कैश सेल एंड कैश परचेज, देन वी शुड ऑलवेज अज्यूम दैट टोटल सेल एंड परचेज इन क्रेडिट ओनली। अब इससे मुझे एक और बात याद आई कि सर क्वेश्चन में अगर पता नहीं चल रहा कि इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है कि डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। बट अब बहुत ही सिंपल तरीका है कि अगर आपको क्वेश्चन में उन्होंने कैश सेल दी है, ठीक है ना, कैश सेल दी है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स निकालने के तरीके दिए हुए हैं,
कि मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन है कि दिख रहा है कि यार कैश सेल तो आराम से निकल जाएगी, या फिर कैश सेल गिवन है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आराम से निकल जाएगा, तो डेफिनेटली फिर वो डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा। पर अगर क्वेश्चन में कोई भी तरीका नहीं दिया, ना आपको क्रेडिट सेल दी है ना कैश सेल दी है, कोई चांस ही नहीं है कि आपको कलेक्शन मिल पाएगा, अलग से कैश सेल भी लिखना होगा तो मिल पाएगा, ये सब कोई चांस नहीं है, तो ऐसे केस में आप इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करोगे। ये एक क्रॉस चेक पॉइंट आपका है, ठीक है। यहां ये पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर क्वेश्चन में कैश सेल कैश परचेज ना दी हुई हो पर सेल दी हुई है, मतलब मैं बोल रहा हूं कि सेल है 16 lakhs, क्वेश्चन मान लो डायरेक्ट मेथड से करना है, बोल रहा हूं मैं डायरेक्ट मेथड से करना है, ठीक है। सेल 16 लाख है, कैश सेल का कोई नामो निशान नहीं है, नहीं है ही नहीं कहीं पर, तो पूरी सेल को आप क्या मानोगे, क्रेडिट। होगा क्या, डेटर अकाउंट बनाओगे, डेटर ओपनिंग, डेटर क्लोजिंग, क्रेडिट सेल, और आपकी कलेक्शन आ जाएगी, और कलेक्शन आप डायरेक्ट मेथड में डाल दोगे। समझ में आया, क्लियर हुआ, आई होप, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ये वाला एडजस्टमेंट मैं अभी आपको बताया कि भाई डेटर्स के अंदर वो बैड डेट का इफेक्ट आ सकता है, डिस्काउंट का इफेक्ट आ सकता है, तो उसका ध्यान रखना। क्लोजिंग डेटर्स हो सकता है गलत दिए हो, तो उसमें बैड डेट्स और डिस्काउंट का इंपैक्ट देख लेना। फॉरेन करेंसी बैंक बैलेंस इज ऑल्सो इक्वलेंट, इज ऑल्सो कैश इक्वलेंट, इट्स वैल्यू शुड बी। अगर वो आपको क्लोजिंग कैश बैलेंस फॉरेन करेंसी के फॉर्म में दे रहा है, तो फॉरेन करेंसी के फॉर्म में अगर दे रहा है, मान लो जैसे क्लोजिंग कैश आपको दे रहा है $5,000, अरे $5,000 है, मुझे क्लोजिंग कैश बैलेंस रुपी में चाहिए, तो आप क्लोजिंग एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको रुपीस में आ जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग इज द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग P&L बैलेंस एंड क्लोजिंग P&L बैलेंस, ठीक है। रिफंड ऑफ टैक्स इनफ्लो होता है, तो पहले आपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हटाया टेम्पररी, फिर आप वापस से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही सबसे लास्ट में आप वापस से ऐड बैक कर रहे हो, इसको मैंने पिछले पार्ट 1 में बताया था। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर भी कुछ बच्चे उलझते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, और ये एक बार आप सुन के चीजें कंफ्यूजन पूरा क्लियर कर देना। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड, क्या आपको गवर्नमेंट ग्रांट काइंड में मिला है और आपने P&L में डाल दिया, नॉन कैश होता है काइंड वाला ग्रांट। अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट काइंड में मिला है और आपने P&L में डाल दिया है, तो वो नॉन कैश होता है, तो आप उसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हटा दोगे, ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट कैश में रिसीव हुआ है, कैश में रिसीव हुआ है, रेवेन्यू नेचर का है कि कैपिटल नेचर का है, बताएगा क्वेश्चन में, डोंट वरी, कि ग्रांट किस पर्पस से मिला। अगर वो बोले कि ग्रांट मिला कैपिटल पर्पस के, तो कैपिटल नेचर का है। ग्रांट मिला प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो भी कैपिटल नेचर का है, ठीक है। अगर वो रेवेन्यू नेचर का है तो P&L में गया होगा, ठीक है, P&L में गया होगा। डू नथिंग इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, नो नीड टू एलिमिनेट फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रेवेन्यू नेचर का आइटम है, तो रेवेन्यू नेचर का आइटम है तो वो P&L में जाना चाहिए, P&L में गया भी, और वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही होना चाहिए, उसको हटाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कैपिटल नेचर का है तो वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। जैसे गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड टू परचेज एनी एसेट, मशीन, लैंड एक्सेट्रा, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। कई क्वेश्चन में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किया हुआ है, एक आध क्वेश्चन में उन्होंने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डाला है, तो सिंपल है, कैपिटल नेचर का ग्रांट रिसीव हुआ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रेवेन्यू नेचर का ग्रांट रिसीव हुआ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑलरेडी P&L में डाला हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर इनडायरेक्ट मेथड है तो, ठीक है। लीज रेंट, लीज रेंट अगर हम पे कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ऑपरेटिंग लीज है, मैं लिख देता हूं ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज। अगर ऑपरेटिंग लीज है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंस लीज है तो फाइनेंस एक्टिविटी, नाम से ही समझ में आ रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। टैक्स अकाउंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टैक्स का अकाउंट, टैक्स का अकाउंट, टैक्स के अकाउंट के बारे में आपको देखो बैलेंस शीट में ऐसे एडजस्टमेंट दिया होगा, केस 1 ओपनिंग क्लोजिंग, बैलेंस शीट में आपको ये टैक्स या प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग
क्लोजिंग देगा, और अलग से सेपरेट एडजस्टमेंट में बोलेगा पेड, टैक्स पेड 80,000, ऐसा। केस 2 सेम, और बोलेगा अलग से एडजस्टमेंट में प्रोविजन क्रिएटेड 95,000, कुछ भी बोल दो चलो। यहां पर आप क्या करोगे, टैक्स का अकाउंट बनाओगे। टैक्स प्रोविजन एक अपने आप में लाइबिलिटी होता है, तो ओपनिंग 15, क्लोजिंग 27। टैक्स पे किया गया है तो यहां पर बैंक से पे किया गया होगा 80, तो 80 और 27 माइनस 15, यह आ गया 92। 92 का प्रोविजन क्रिएटेड है। क्या करोगे, इसको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर रिटेन्ड अर्निंग में एड बैक कर दोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, और इसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस करेंगे लास्ट में, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में कुछ भी मत करना, टैक्स का इंपैक्ट वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग मत करना, क्योंकि तुमने अलग अलग कर लिया। जस्ट लाइक डेटर्स, अगर तुमने क्रेडिट सेल और कलेक्शन का इफेक्ट दे दिया तो ओपनिंग क्लोजिंग क्यों करोगे, वैसे ही टैक्स का तुमने अगर बैंकिंग का इफेक्ट अलग से दे दिया, प्रोविजन का इफेक्ट दे दिया, तो तुम्हें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पर उल्टा, टैक्स ओपनिंग 15, क्लोजिंग 27, और प्रोविजन तुम्हें दिया हुआ है 95। अच्छी बात है, पेड निकाल लो, 95, 15, 27, 83। टैक्स पेड हुआ होगा 83, करना वही है, पेड वाला टैक्स आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बैलेंसिंग फिगर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी लास्ट में जाएगा, और 95,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या रिटेन्ड अर्निंग से अगर शुरू किया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो ऐड बैक होगा। डन, क्लियर। तो ये इंपैक्ट आएगा। अब मान लो इसमें और मैं एक और चीज जोड़ दूं, केस 3, बैलेंस शीट ओपनिंग क्लोजिंग, टैक्स का प्रोविजन, और इसके अलावा एडवांस टैक्स, ये लाइबिलिटी साइड, ये असेट साइड। यहां पर 50, यहां पर 35, यहां पर 15, और यहां पर 22, और अलग से टैक्स पेड दिया हुआ है, 1,45,000। क्या करोगे, सेम आप टैक्स का अकाउंट बनाओगे, जो लाइबिलिटी है ओपनिंग बैलेंस 50, क्लोजिंग लाइबिलिटी, ओपनिंग लाइबिलिटी, ये सब वर्किंग नोट में आएगा तुम्हारे, ये सब वर्किंग नोट के फॉर्म में आएगा 35,000। ओपनिंग असेट, ओपनिंग असेट 15,000, और क्लोजिंग असेट 22,000, ठीक है। और टैक्स पेड का क्या होगा, टैक्स पेड तुम्हारा यहां आएगा, पहले भी अकाउंट बना चुके हो देखो, बैंक डेबिट साइड आएगा, टैक्स पेड तुम्हारा 145। तो अब जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा तुम्हारा प्रोविजन क्रिएटेड 15, 145, 35 माइनस 50 और 22 माइनस करेंगे, ये आ गया 123 प्रोविजन। करना वही है ना, तुम्हें इसका कुछ करना, इसका कुछ करना, इसका कुछ करना, इसका कुछ करना, कुछ नहीं, ये चला जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ये माइनस होगा लास्ट में,
और ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर रिटेन्ड अर्निंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, उसमें तुम्हारा ये हो जाएगा एड बैक 123 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए। ठीक है, समझ गए? तो ये वही एडजस्टमेंट है। ठीक है, डन। अब आ जाओ, मैं तुम्हें सिखाता हूं एक इन्वेंट्री एडजस्टमेंट जो कि इंपॉर्टेंट है। आया नहीं है एग्जाम में, पर इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस में है। इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस में है, दिखा देता हूं मैं। इन्वेंट्री एडजस्टमेंट देखो, यही इन्वेंट्री, इसी से सिखा देता हूं मैं तुम्हें। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 308 में एक इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट है, पढ़िए। कंपनी डिसाइडेड टू वैल्यू द इन्वेंट्री एट कॉस्ट, वेयर एज प्रीवियसली द प्रैक्टिस वॉज टू वैल्यू द इन्वेंट्री एट कॉस्ट लेस 10%। पहले कंपनी अपनी इन्वेंट्री को कॉस्टलेस 10% पे वैल्यू करती थी, अब उसने डिसाइड किया कि हम उसको कॉस्ट पे करेंगे। द इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू द बुक्स ऑन 31st March 10 was 216 and the inventory on 11 was correctly valued at 3 लाख। पहले कॉस्ट लेस 10% पे करते थे, अभी कॉस्ट पे करते हैं। तो पहले अगर करते थे कॉस्ट लेस 10% पे, तो ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट लेस 10% पे होगी और क्लोजिंग इन्वेंट्री अभी की सही होगी। तो ये 31st March 10 की जो इन्वेंट्री है वो 216 है जो कि ओपनिंग है, और 31st March 11 की जो इन्वेंट्री है वो करेक्टली कॉस्ट पे मेजर हुई है जो कि 3 लाख है, जो कि कॉस्ट है। तो कुल मिला के कॉस्ट पे ही इन्वेंट्री आपकी 3 लाख है, और जबकि ओपनिंग इन्वेंट्री 216 ये कॉस्ट पे नहीं है। फंडा क्या है? फंडा सिंपल सा है, जब भी ऐसा कोई एडजस्टमेंट आए तो आपको हमेशा इन्वेंट्री को ओरिजिनल कॉस्ट पे लाना है। इन्वेंट्री को ऑलवेज ओरिजिनल कॉस्ट पे लाना है। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी कॉस्ट पे नहीं है, कॉस्ट से किसी दूसरे अमाउंट पे दिख रही है, देन बिफोर डूइंग एनी वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट आप क्या करोगे? आप देख लो ध्यान से, आप इस तरीके से चीजें मैनेज करोगे। रेक्टिफाइड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सबसे पहले तो आप ध्यान से देखिए, आपका ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट पे नहीं है, ओपनिंग इन्वेंट्री आपका कॉस्ट पे नहीं है। इमेजिन, ध्यान से सुनिएगा, इमेजिन करो एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक P&L अकाउंट, जहां पर आपका ओपनिंग 216 है और क्लोजिंग 3 लाख है। ये कॉस्ट पर है, ये कॉस्ट लेस 10% पर है। अगर ये कॉस्ट लेस 10% पर है तो इसका मतलब आपने क्या किया? इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना होगा? 240 का 216 डिवाइड बाय 90। अगर आप 216 डिवाइड बाय 90% करोगे तो कॉस्ट आ जाएगा। तो लॉजिकली आपने 240 की इन्वेंट्री को 216 पे रखा है, मतलब आप 24,000 का खर्चा बुक कर रहे हो। वो खर्चा तो नॉन कैश हुआ ना, अरे वो एक्सपेंस तो नॉन कैश हुआ, और इससे आपके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो भी इंपैक्ट आया होगा वो 24,000 का लॉस भी आ गया होगा। हाँ, इंक्लूडिंग इफेक्ट ऑफ 24,000 राइट ऑफ। मतलब एक तरीके से आपने 240 की इन्वेंट्री को 216 पे रख दिया तो आपने 24,000 राइट ऑफ कर दिए। ये तो नॉन कैश है, ये तो नॉन कैश है। तो अब जब यहां पर क्या करोगे, जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखोगे, एस पर P&L बिफोर टैक्स लिखोगे, आप सबसे पहले इसमें एड बैक कर दोगे इन्वेंट्री एडजस्टमेंट 24,000 एड बैक कर दोगे। ठीक है, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट जो आपने राइट ऑफ किया इन ओपनिंग। अलग से जब वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करोगे तो उसमें जब आप क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री का कंपैरिजन करोगे तो बॉस दोनों कॉस्ट पे होनी चाहिए, दोनों कॉस्ट पे। ये कितनी है? 3 लाख। ये कितनी है? ये 3 लाख। ये कितनी है? 240। ठीक है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग का इफेक्ट आएगा, मतलब 3 - 240 60,000। क्या हो रहा है? क्लोजिंग बढ़ रही है, करंट एसेट बढ़ रहा है, तो 60,000 को नेट ऑफ करेंगे। ये करना पड़ेगा आपको।
ठीक है, यही मैंने यहां पर समझाया है। हमेशा इन्वेंट्री को ओरिजिनल कॉस्ट पे कंसीडर करो। अगर ओपनिंग या क्लोजिंग अदर देन कॉस्ट पे शो हो रही हैं, तो आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर इन्वेंट्री एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको इन्वेंट्री एडजस्टमेंट ऐसा करना पड़ेगा कि अगर कुछ इन्वेंट्री राइट ऑफ हुई थी तो उसको वापस से आप कॉस्ट पे लाने के लिए आप उसमें चेंजेस करोगे। वर्किंग कैपिटल में ओपनिंग इन्वेंट्री ओरिजिनल कॉस्ट, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओरिजिनल कॉस्ट। तो सर इस क्वेश्चन में बता दीजिए क्या करेंगे। इस क्वेश्चन में मैं 24,000 का इंपैक्ट दूंगा सबसे पहले अपने नेट प्रॉफिट में। ये देखो प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन, यहां पर मैंने देखो 24,000 का इफेक्ट दे दिया है, 24,000 का इफेक्ट दे दिया है। उसके बाद जब मैं वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करूंगा, आप देखिए जब मैं वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करूंगा, करंट असेट्स, इसमें भी देखिए करंट असेट्स में आपकी जो करंट असेट्स हैं, ये जो आपकी देखो अदर करंट असेट्स हैं 894 और 850, 894 और 850 कितना हो रहा है 44। नहीं, ध्यान से देखिए यहां पर मैं 24 का इफेक्ट दूंगा, 24 का इफेक्ट दूंगा। ठीक है, यहां पर मैं 24 का इफेक्ट, मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री को ठीक कर दिया। ओपनिंग इन्वेंट्री को मुझे ठीक करना पड़ेगा। 11 10 और 24 ऐड हो गया। ये 11 10 और 24 कैसे आया मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ ये देखिए, ये देखिए इन्वेंट्री और अदर करंट असेट मिलाकर आप इन दोनों को टोटल करिए, 216 और 894, ये हो गया 11 10। पर ये तो ओपनिंग है, ओपनिंग में आपको 24 ठीक करना पड़ेगा, कॉस्ट पे लाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सर इसका उल्टा, अगर क्लोजिंग अगर कॉस्ट पे नहीं होता, कॉस्ट से कम पे होता तो क्लोजिंग को कॉस्ट पे लाना पड़ता, तो प्रॉफिट बढ़ाना पड़ता। अगर उल्टा ये इफेक्ट आपका क्लोजिंग अगर मान लो कॉस्ट पे ना होता, मान लो 270 लेस 10% ऐसा होता, तो मुझे ये समझ में आता कि मैंने राइट ऑफ किया है, मुझे एड बैक करना पड़ेगा। आई बात समझ में कि नहीं? मतलब आप समझ गए होगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बेसिकली आपको एड लेस, ये दुनिया भर की चीजें आपको करनी पड़ेंगी, एड लेस की चीजें आपको करनी पड़ेंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, चलिए उसके बाद इन्वेंट्री एडजस्टमेंट हो गया, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट में, बैंक ओवरड्राफ्ट में ध्यान से देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट जनरली, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। अब आपको बैंक ओवरड्राफ्ट को कैसे मानना है, इसका इंपैक्ट तुम्हारे एमसीक्यू में आ सकता है, इसका इंपैक्ट तुम्हारे एमसीक्यू में आ सकता है। इफ यूज्ड इन रेगुलर बिजनेस, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट, अब देखो ये डिपेंड करता है बेटा कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कैसे दी है आपको। अगर बैंक ओडी आपके रेगुलर बिजनेस में यूज हो रहा है, और या तो ऐसा बोल रहा है कि बैंक ओडी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट, मतलब आप उसको रेगुलरली कैश की तरह यूज कर रहे हो, तो मतलब वो आपके कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा है। भले वो लाइबिलिटी है पर वो आपके कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा है। तो जब तुम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग क्लोजिंग निकालते हो, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो असेट होती है, तो कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी असेट्स हैं। पर एट द सेम टाइम बैंक ओडी जो कि लाइबिलिटी है पर वो है आपका कैश इक्विवेलेंट, वो आपकी माइनस हो जाएगी। तो बेसिकली बैंक ओडी को अगर तू कैश इक्विवेलेंट मान रहा है तो कब मानेगा, जब वो रेगुलरली बिजनेस में यूज हो रहा है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट है, तो तू उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक ओडी को लेस करके दिखाएगा। जब तू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंसिंग फिगर निकालेगा, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस निकालेगा, तो बैंक ओडी माइनस करके दिखाएगा। इफ नॉट यूज्ड इन बिजनेस रेगुलरली, अगर तू बिजनेस में रेगुलरली यूज नहीं कर रहा है, बैंक ओडी को बिजनेस में यूज रेगुलरली नहीं कर रहा है, मतलब वो तेरे कैश मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है, मतलब उस केस में वो एक नॉर्मल लोन अकाउंट है, नॉर्मल बोरोइंग है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो बैंक ओडी कैश इक्विवेलेंट भी हो सकता है। कैश इक्विवेलेंट हो गया तो ना ही वो ऑपरेटिंग में जाएगा, ना इन्वेस्टिंग में जाएगा, ना फाइनेंसिंग में जाएगा, वो कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। मतलब लास्ट में जब तू
नेट कैश में ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करता है और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से कंपेयर करता है, तो उस वर्किंग में दिखेगा। पर अगर बैंक ओडी को तू नॉर्मल कैश की तरह यूज नहीं कर रहा है, रेगुलर बिजनेस में यूज नहीं कर रहा है, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी माना जाएगा। इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द बैंक ओडी देन ट्रीट फाइनेंसिंग। अगर बैंक ओडी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी मान, मतलब बोरिंग मान। ठीक है। बैड डेट्स बेसिकली राइट ऑफ होते हैं, P&L में जा चुके हैं तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होंगे। ठीक है। और बैड डेट्स अगर आपके डायरेक्टली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से राइट ऑफ हुए हैं तो फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में राइट ऑफ नहीं होंगे। ये वाली बात तो बेसिकली सबको पता होगी। अगर बैड डेट डायरेक्टली P&L में गया होगा तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड होगा। P&L में गया ही नहीं, वो डायरेक्टली आपके प्रोविजन से लेस हो गया, तो फिर आपको वो इग्नोर करना है। ठीक है, दैट्स इट। फॉर्मेट तो हमने यहां से वो मैंने लिखना शुरू किया था, वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। गाइस दिस वाज द ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। अगर आपको मुझसे क्वेश्चन पूछने हैं, सर क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंटली हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा कि फ्री रिसोर्स फोल्डर में जाओ। फ्री रिसोर्स फोल्डर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा। ठीक है ना, एक टेलीग्राम की लिंक दिखेगी, लिंक को क्लिक करोगे तो फ्री रिसोर्स फोल्डर आपको रीडायरेक्ट कर लेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। वहां पे फ्री रिसोर्स फोल्डर ऐसा इंटर वाला दिख जाएगा। उसमें मस्ट डू क्वेश्चंस ये जनवरी 26 एग्जाम्स के डाले हैं। इसमें मैंने जितने भी कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन दिए वो कर लो। अब बिफोर द एंड ऑफ दिस सेशन मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। आपको अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट करना है तो मैंने जैसा पिछले पार्ट में बोला, मई 24 एग्जाम से लेकर सितंबर 25 एग्जाम तक कैश फ्लो लगातार आया है। मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25, मई 25, सितंबर 25 का पहल पेपर और सितंबर 25 का ही जम्मू एंड पंजाब का पेपर। कैश फ्लो क्वेश्चन टोटल आपके 6 क्वेश्चंस हैं। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में ये क्वेश्चंस कर लेने चाहिए। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा, इंस्टीट्यूट की थॉट प्रोसेस समझ में आ जाएगी कि इंस्टीट्यूट पिछले 6 क्वेश्चंस जो एग्जाम में दिए इंस्टीट्यूट क्या लेवल पूछ रहा है। उससे टाइम सेव आप कर सकते हो कि यार इंस्टीट्यूट जो लेवल पूछ रहा है उसके हिसाब से बाकी में क्वेश्चंस सिलेक्टेड, इतने हाईफाई करने का अगर टाइम नहीं है तो फिर मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही करूं, या फिर मैं जय सर के ये मस्ट डू क्वेश्चंस ही कर लेता हूं, ये वाले मस्ट डू क्वेश्चंस में से ही कैश फ्लो कर लेता हूं। ठीक है, आपको इस तरीके से सोच रखनी है। ठीक है, अब सर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करवाओगे क्या? देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट यहां पर है, 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करवाओगे क्या? तो मैं आपको बताऊं, बूस्टर प्रैक्टिस बैच के अंदर मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करवाई है। मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस की बाकायदा प्रैक्टिस करवाई है, और वो बूस्टर प्रैक्टिस बैच जो होगा, जिन जिन बच्चों के पास उसका एक्सेस है, मैंने अपने बैच वाले स्टूडेंट्स को फ्री दिया था एक्सेस, उनके पास अगर एक्सेस होगा तो वो देख सकते हैं। नया बूस्टर प्रैक्टिस बैच भी आएगा नवंबर 15 से। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया अपना। ठीक है गाइज, आई होप सारे एडजस्टमेंट्स मैंने आपको बताए तो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई और डाउट होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। प्रैक्टिस अगर आपको करनी है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रॉपर रिटर्न प्रैक्टिस, तो आप मेरे साथ बूस्टर प्रैक्टिस बैच में भी कर सकते हो। ठीक है ना, चलो चलिए गाइस, थैंक्स अ लॉट। अभी के लिए इतना ही, टेक केयर। जो बूस्टर प्रैक्टिस बैच अभी जो नया आएगा वो मेरे अभी रीसेंट बैच के जो स्टूडेंट्स थे, फ्रेशर स्टूडेंट्स, रेगुलर बैच वाले, उनको फ्री मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए थैंक्स अ लॉट गाइस। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, लव यू ऑल।